घाटी में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से आतंकवाद पर तगड़ी चोट की है। पुलवामा में एनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इन आतंकियों की पहचान इजाज हाफिज और शाहिद अयूब के रूप में हुई है। ये दोनों अलबदर से जुड़े स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं। इनके पास से 2 AK-47 राइफल बरामद हुए हैं। मार्च अप्रैल में प्रवासी मजदूरों पर हुए सिलसिलेवार हमले में इन दोनों का हाथ बताया जा रहा है। मारे गए आतंकियों का नाम इजाज हाफिज। प्रवासी मजदूरों पर हमले में शामिल दोनों आतंकी। ये बड़ा प्रहार, बड़ी चोट मानी जा रही है आतंकियों पर। इनके पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। पुलवामा में यह एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें देखिए, दोनों खूंखार आतंकी ढेर कर दिए हैं सुरक्षा बलों ने। ये एनकाउंटर काफी देर चला, जिसके बाद दोनों आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। पुलवामा में अल बद्र से जुड़े ये दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या डिटेल सामने आ रही है इन दोनों आतंकियों के बारे में? सुनील से हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन इस बीच तस्वीरें अपने आप में बयां करें कि बीते कई दिनों से हमने देखा है कि एनकाउंटर किए जा रहे हैं, आतंकियों पर प्रहार किया जा रहा है। सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, क्या डिटेल्स मिल रही है आतंकियों के बारे में? जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों को एक इनपुट आता है कि पुलवामा के एक इलाके में आतंकवादी छिपे हुए हैं। उसके बाद जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक संयुक्त अभियान चलता है। भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरे इलाके की जो है वो उसको घेर लिया जाता है। बाद में देर रात को वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है। शुरुआत में जो प्राथमिक खबर आती है उसके अनुसार 2 से 3 आतंकवादी कहे जा रहे थे कि छिपे हुए हैं। देर रात तक ये एनकाउंटर चला और बाद में इसकी पुष्टि हो गई कि 2 आतंकवादी थे। अल बद्र आतंकी संगठन से संबंध था और दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ये दोनों आतंकवादी काफी आतंकवादी थे, स्थानीय आतंकवादी थे। और जो हाल फिलहाल में खासतौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में प्रवासी मजदूरों पर हमले हुए, उनमें ये लोग शामिल थे। अल बद्र आतंकी संगठन से इनका संबंध था। दोनों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, तो बहुत बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर प्रहार लगातार जारी है, ठीक है। आतंकवादी उससे बौखलाए हुए हैं और जो बचे कुचे आतंकवादी हैं वो अब टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। ये एक नई रणनीति अपनाई है आतंकवादियों ने कि टारगेटेड किलिंग्स की जाए, जिससे भय ज्यादा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, पिछले बहुत एक बहुत साल शुक्रिया सुनील जी भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए आपका। टारगेटेड किलिंग्स के लिए जिम्मेदार ये आतंकी जिन पर प्रहार अब लगातार किया जा रहा है। बात हनुमान जयंती पर 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की खबर को लेकर करेंगे। इस मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उन पर 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। आरोपियों के नाम जफर और बाबुद्दीन हैं और दोनों रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। आज तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार से जुड़े हुए हैं। अब तक पुलिस 28 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और 3 नाबालिग को बाल सुधार गृह भी भेजा जा चुका है। तो इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है जहांगीरपुरी हिंसा मामले में। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये दोनों आरोपी किस तरीके से इनकी भूमिका रही है हिंसा में? जी देखिए, दोनों पर ही आरोप है कि भीड़ में ये शामिल थे जिस दौरान हिंसा हो रही थी। इन्होंने पत्थरबाजी की थी और कांच की बोतलें फेंकी थी। साथ ही साथ ये तलवार लहराते भी दिखाई दिए थे। देखिए, पहले ये मामला लोकल पुलिस के पास था, उसके बाद क्राइम ब्रांच के पास गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने कई वीडियो को खंगाला। उसके अलावा अंसार से पूछताछ की, जिसके बाद जफर और बबुद्दीन, ये 2 शख्स हैं जिनकी गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच ने की है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है। दोनों रिश्ते में सगे भाई है नेहा। और बड़ी बात यह है कि जो फिलहाल अंसार, जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके भी ये कांटेक्ट में थे, उससे भी इन दोनों की जान पहचान थी। तो फिलहाल जफर और बबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ चल रही है नेहा। आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, ये जो दोनों गुनहगार पकड़े गए हैं ये भीड़ में शामिल थे, पत्थरबाजी में शामिल थे, रिश्ते में दोनों भाई बताए जा रहे हैं। अब तक 28 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें कुछ को बाल सुधार गृह भी भेजा गया है क्योंकि वो नाबालिग हैं। ये 3 नाबालिग आरोपी जिनको बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 16 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, जिसको लेकर 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। तो
अज़ान हनुमान चालीसा के बाद अब इफ्तार को लेकर भी धर्म से लेकर सियासी घमासान का सायरन गूंज रहा है। जी हां, बीएचयू के महिला महाविद्यालय में इफ्तार को लेकर कैंपस में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। बीती शाम इफ्तार पार्टी में कुलपति समेत तमाम बड़े अफसर मौजूद थे, लेकिन छात्रों को खबर मिलते ही वो सड़क पर उतर आए। उनका कहना था कि बीएचयू में कभी भी इफ्तार की प्रथा नहीं रही। छात्रों ने विरोध दर्ज करते हुए कुलपति का पुतला फूका। छात्र संगठनों ने कुलपति को हिंदू विरोधी करार देते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी तक दे डाली। बंद करो, मुर्दाबाद, 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 मना के इफ्तारी नहीं चलेगा, बंद करो, बंद करो। जब इफ्तियार पार्टी देते हुए वीसी साहब को देखा तो हम लोगों ने सोचा देखिए एकेडमिक रूप से पूर्ण तरह से अलग रहते हैं। जब कोई छात्र का मुद्दा होता है तो ये अलग रहते हैं, लेकिन इफ्तियार पार्टी के लिए इनको समय है। जहां एक तरफ देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में सामान्य परंपरा से हट करके, जो यहाँ की परंपरा रही है वहाँ से हट करके और बीएचयू में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया जाना, ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हिंदू विरोधी आदमी है और ये पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता को एक विकसित करने का जो है एक सोची समझी रणनीति है ये जो विश्वविद्यालय में। यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम था कुलपति जी का। कुलपति जी नित्य नए जो है अपना जो है परंपरा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं को कभी इफ्तार के आयोजन नहीं किया गया। आज विश्वविद्यालय द्वारा बाकायदा जो है पीआरओ द्वारा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस आमंत्रण जारी किया गया, पत्रकारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार हुआ है और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत कुत्सित प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इसको जो है एक गलत रंग देकर मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गंदा प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। यह तुष्टिकरण की कार्रवाई है सही मायनों में कहा जाए तो। बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ताजा फरमान की कर लेते हैं, क्योंकि कल रात सीएम योगी ने मंडल, जिले, तहसील और तमाम ब्लॉक स्तर पर तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। सबसे अहम निर्देश लाउडस्पीकर को लेकर है। लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए दिशा निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन किया जाए। अनावश्यक रूप से लगाए गए लाउडस्पीकर को उतार कर तत्काल हटाया जाए। यह सुनिश्चित हो कि लाउडस्पीकर की आवाज उस परिसर से बाहर ना जाए। ये तमाम दिशा निर्देश योगी के ऑफिस से आए हैं। स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ना दी जाए। यानी कि दूसरा अहम निर्देश फील्ड में अफसरों के रात्रि विश्राम को लेकर भी दिया गया है। निर्देश में यह साफ तौर पर कहा गया है कि ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, ये तमाम अधिकारी अपने क्षेत्र में रहें, वहां पर ड्यूटी करें और साथ ही रात्रि विश्राम करें। अगर उनके पास सरकारी आवास है तो वहां रहें, नहीं तो किराए पर आवास ले लें, लेकिन रात्रि में अपने क्षेत्र में ही नहीं रहना है। इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, क्योंकि अधिकारी फील्ड का नियमित भ्रमण करते हुए क्षेत्र में रात्रि निवास करना है उन्हें। रेंज और जोन स्तर के अधिकारी अलग अलग जिलों में रात्रि विश्राम करते हुए स्थानीय समस्याओं, सभाओं और जानकारी को आवश्यक तरीके से कार्रवाई में लाएं। इसी तरह से जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान महीने में कम से कम एक बार अलग अलग तहसील सर्कल में बारी बारी से रात्रि विश्राम उन्हें करना है। कुछ समस्याओं से योगी ने सख्ती से निपटने की बात कही है। इसमें शामिल है गो तस्करी, अवैध वृक्ष कटान, भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध शराब, ओवरलोडिंग, नियम विरुद्ध खनन। यानी कि ये तमाम लिस्ट यहां पर योगी ने जारी की है। उनका कहना है कि ये वो मुद्दे हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना है। यानी अगर इनको लेकर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर लाउडस्पीकर हटाए गए। लगभग 4000 से ज्यादा लाउडस्पीकर जिन्हें हटाया गया। कुछ लाउडस्पीकर ऐसे जिनकी वॉल्यूम कम कर दी गई और ये कहा गया कि इसकी ध्वनि परिसर से बाहर न जाने पाए। अगर ऐसा पाया जाता है तो सख्ती से काम लिया जाएगा। ये तमाम दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आए हैं। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर को लेकर
अब जरा भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अलग अलग जिलों, अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों से कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में ही विश्राम करें, ताकि अगर कोई गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो तो वहां पर उपस्थित हो। इसके लिए वहां पर सरकारी आवास की व्यवस्था कर लें, नहीं तो वहां पर गेस्ट हाउस ले लें। तो यूपी में लाउडस्पीकर पर सियासत जबरदस्त हो रही है, सख्ती भी जारी है। लोग धार्मिक स्थलों से खुद ही लाउडस्पीकर उतारने लगे हैं। अब तक तकरीबन 29,000 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं और कई स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आपसी संवाद करके कई लाउडस्पीकर को उतरवाया और कईयों की वॉल्यूम कम कराई। आखिर किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से काम किया, हमारे साथ मौजूद है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी। सर, हमने देखा लगातार लाउडस्पीकर उतारे भी गए, कम भी किए गए, आवाज भी कम गई। किस तरीके से आप लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाई और क्या क्या रहा? आपको ध्यान होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली लॉ एंड ऑर्डर की जो वीसी ली थी उसमें केवल वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था, एडीजीज, आईजीज, डीआईजीज और कमिश्नर्स को, और ये निर्देश दिया था कि हर जिले के जितने भी महत्वपूर्ण धर्मगुरु हैं उनसे जो है संवाद बनाए, संपर्क बनाए और जो त्यौहार आ रहे हैं आगामी, उन त्योहारों की तैयारी के लिए उनको और भव्य बनाने के लिए बैठक करें। 24 घंटे में जो है पूरे प्रदेश में हर जनपद के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी ने ये बैठकें आयोजित कराई और इसके कंप्लायंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था बनी हुई है, माननीय न्यायालयों ने आदेश दे रखा, शासन के आदेश रहे हैं कि एक निर्धारित डेसिबल से ऊपर आवासीय क्षेत्र में और बाकी जगहों पर कोई भी लाउडस्पीकर ना बजे। तो एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाएं और इस अभियान के लिए संवाद बनाएं, जो है लोगों को समझाएं और इसको जो है आगे बढ़ाकर इस कार्य को शुरू करें। इसी कड़ी में गृह विभाग से आदेश भी गए हैं। 30 तारीख तक सबसे रिपोर्ट थाना वाइज मांगी गई है। एक बड़े विवाद की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अयोध्या पीठाधीश्वर के जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप है कि भगवा वस्त्र पहनने और धर्मदंड रखने की वजह से उन्हें ताजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उनका कहना है कि वो 5 मई को फिर आगरा जाएंगे। इस बार प्रवेश नहीं मिला तो आमरण अनशन तक करेंगे। ताजमहल परिसर में रिक्शे पर बैठे हुए हैं अयोध्या तपस्वी छावनी से जुड़े संत परमहंस। हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब पहुंचा। इसके लिए क्षमा है। इनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी। बाबा जी के गुस्से की वजह धर्म दंड के साथ ताजमहल देखने की इजाजत न मिलना। गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। बाबा परमहंस जी कुछ देर सुरक्षा बलों से बहस मुबाहिसा करते रहे, लेकिन जब धर्मदंड के साथ एंट्री नहीं मिली तो वो अयोध्या लौट गए और वहां पहुंचकर उनके तेवर और कलेवर बदल गए। प्रशासन भी भगवा का मजाक बना रहा था और वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप ये भगवा पहन के और ये ब्रह्मदंड लेकर के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद जो है, जो हमारे साथ के लोगों ने वो फोटो खींचा और ये कि उनका एविडेंस बात करते हुए बनाया, तो उसको उन्होंने सख्ती से लेकर के डिलीट भी कर दिया। और इसके बाद जब नहीं जाने दिए तो हम वापस चले आए। लेकिन भगवा का जो अपमान किया गया, इससे मैं बड़ा आहत हूँ और इसके बाद मैं अयोध्या चले आया हूँ। हालांकि बाबा जी के पास सम्मान के साथ ताजमहल, जिसे वो शिव मंदिर मान दर्शन करना चाहते हैं, में आ जाने का न्योता मिल गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ के जो पुरातत्व विभाग के चीफ आर.के. पटेल हैं, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगा है। उन्होंने इनवाइट किया है कि गुरुजी आप आइए, अगर वह लोहे का नहीं है तो आप अंदर जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं खुद विजिट कराऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसमें आगे जानकारी करूंगा। वैसे अब बाबा जी ने धमकी भी चुन ली है।
5 मई को हम वहां पहुंचेंगे, आगरा ताजमहल। और साथ में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, जो भी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और जितने साधु संत धर्माचार्य जो भी आना चाहेंगे, सबका स्वागत है। लेकिन इसके बाद बुला करके यदि जो है तो रोका गया तो ये बहुत बड़ा जो है भगवा का अपमान होगा। इसके बाद मैं वहीं गेट पर ही बैठ के आमरण अनशन करके शरीर को छोड़ूंगा। इसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। परमहंस जी तो अयोध्या पहुंच गए, लेकिन आगरा में उनके जाने के बाद 2 घटनाएं हुई। हिंदू संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगले दिन परमहंस को धर्म दंड के साथ एंट्री न मिलने पर सुरक्षा बलों का पुतला जलाने की कोशिश हुई और ताजमहल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखने की अर्जी दी गई, क्योंकि माना यह गया कि एएसआई की वजह से ही परमहंस जी दंड के साथ ताजमहल का दर्शन करने नहीं जा पाए। दूसरी घटना यह हुई कि कोई गोविंद पराशर बाबा ताजमहल में धर्म दंड के साथ प्रकट हुए, जिनका दावा था कि उन्हें परमहंस जी को धर्म दंड के साथ एंट्री न मिलने की जानकारी नहीं है। फिर भी पुलिस वाले उन्हें सरकारी मेहमान की तरह ताजमहल घुमाते रहे। वैसे तो ताजमहल को तेजो महालय गए शिव का हिंदू मंदिर बताने वाला दावा पुराना है, लेकिन जब देश में हनुमान चालीसा, धर्म संसद और लाउड स्पीकर का विवाद गर्म है, तो इस विवाद की 5 मई वाली चेतावनी को गंभीरता से देखना चाहिए। अयोध्या से बनबीर के साथ अरविंद शर्मा, आगरा आज तक। बात रूस यूक्रेन जंग की। जंग का 64वां दिन है। जंग में कल क्या एक्शन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। जंग का 64वां दिन है आज। जंग की 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस ने मिसाइल से हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई। उधर खेरसन में रूसी जवानों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर रूसी जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे। कीव में बूचा नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोग नरसंहार पर भावुक दिखाई दिए। आसमान पर उठता सफेद धुआं, आग बुझाने की कोशिश करते दमकल कर्मी, रोती बिलखती महिला। ये यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की तस्वीर है। जंग 64वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन खार्किव की किस्मत बदली नहीं है। रूस ने एक बार फिर खार्किव पर मिसाइल हमला किया है, जिसमें एक शख्स के मारे जाने की खबर है। जब हमला हुआ तो खार्किव में रहने वाली तेतयाना मौके पर मौजूद थी। सुनिए हमले की कहानी चश्मदीद तेतयाना की जुबानी। Это ужасно страшно. Днем, когда вот это стреляют, это еще как-то, знаете, вышел на улицу как-то, а когда приходит вечер, это неописуемо. Извините. रूस के हमलों ने खार्किव को मलबे के शहर में बदल दिया है। 24 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से ही खार्किव रूस के निशाने पर है। रूस यहां अपनी मर्जी से जब चाहे मिसाइल और रॉकेट दाग देता है। तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी आपात सेवा के लोग खार्किव की सड़कों पर बिखरे विस्फोटक चुन रहे हैं।
То есть в данный момент осуществляем обход района, проверяем на мины, чтобы не было мин в частных секторах. Тут сейчас трава поднялась, очень тяжело их искать. Что привлечено много людей. ये तस्वीर यूक्रेन के अहम बंदरगाह शहर खेरसन के फ्रीडम स्क्वायर की है। तस्वीरें देखिए, रूसी फौज के जवान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। यूक्रेन के जो इलाके जंग शुरू होने के बाद रूसी फौज के कब्जे में आए, उनमें सामरिक महत्व का शहर खेरसन भी शामिल है। लेकिन रूसी कब्जे के बावजूद यहाँ के स्थानीय लोग रूसी फौज के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी फ्रीडम स्क्वायर पर जमा हुए। प्रदर्शनकारी यूक्रेन के पूर्व मेयर वोलोदिमिर साल्दो के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिन्हें रूस ने फिर से नियुक्त किया है। इस बीच यूक्रेन के मारियोपोल की नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। मारियोपोल में खोदे गए नए कब्रों का खुलासा हुआ है। आज तक ब्यूरो। तो आज तक आपको लगातार रूस और यूक्रेन दोनों जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहा है। अभी आपको दिखा देते हैं खेरसन से हमारी वॉर रिपोर्टर मौसमी सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मानवीय कॉरिडोर फेल होने के चलते कुछ इस तरह से तमाम नागरिक भाग भाग कर अपने गांव से आ रहे हैं। कोई पैदल चल रहा है तो कोई साइकिल का सहारा लेके आ रहा है और लगातार जैसे ही वो भागते हैं तो गोलियों की बरसात बौछार जो है वो उनके पीछे होती है। यहाँ पे आप देखिए कि ऐसे ही एक गांव से लगभग 4 से 8 किलोमीटर तक ये बड़े बुजुर्ग बच्चे चल के आए हैं और फिर उसके बाद जब वो यूक्रेनी तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक ये पॉइंट बनाया गया है खेरसन के इलाके में, जो बाहरी इलाका है जो उनको लेके जाता है। आप देखिए कि किस तरह से कपड़े और उनकी जो हालत है, पीठ झुकी हुई है, हाथ कांप रहे हैं, भूखे प्यासे लगभग इतने दिनों तक ये लोग ये झेल रहे हैं आतंक। लगभग 24 मार्च से इस इलाके में रूसी कब्जा था और ज्यादातर इसमें आप देखिए तो बच्चे हैं। यहाँ पे आप देखें तो माएँ बच्चे अपने फैमिली को लेके आई हैं, छोटे छोटे बच्चे इस तरह से। हमने बात की थी अल्बीना से जो कि आपको पीछे नजर आ रही हैं। वो 4 बच्चों के साथ 4 किलोमीटर चली हैं। उनके घर में जो है बमबारी हुई। उनका आरोप है कि रूसी सैनिकों ने उनको मारा भी। और कल जब क्योंकि उनको शक था कि ये इन्फॉर्मर बन गई हैं और यहाँ पे पूरे 4 बच्चों के साथ 1, 2, 3, 4 बच्चों के साथ वो यहाँ पे पहुंची हैं। जाहिर तौर पे उनको लगता है कि एक नर्क से वो बाहर निकल के आई हैं। आप बच्चों की भी हालत देखिए तो बहुत ही दयनीय दशा है और यही सच्चाई है। एक जितनी बार वार्ता विफल होती है, जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी, उतना ही जो जख्म यहाँ के इंसानों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, खेरसन आज तक। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में मारियोपोल के हालात को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी सेव मारियोपोल और सेव आज़ोवास्ताल के नारे लगाते दिखाई दिए। आज़ोवास्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल में यूक्रेन का अंतिम गढ़ है, जहां यूक्रेनी फौज के साथ करीब 1000 नागरिक रहते हैं। रूसी फौज ने आज़ोवास्ताल प्लांट के चारों तरफ से घेर रखा है। प्रदर्शनकारियों में अजोव ब्रिगेड के जवानों की पत्नियां भी शामिल हुई, जिन्होंने अपने चेहरे पर खून की तरह लाल रंग लगा रखा था। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं रोती बिलखती दिखाई दी। Extraction in Mariupol. Extraction in Mariupol. Join the corridor in Mariupol. Join the corridor.
यूक्रेन में जंग के दर्द से छटपटा रहा है और यूक्रेनी राष्ट्रपति लगातार रूस पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस अब ब्लैकमेल पर उतर आया है। जेलेंस्की के मुताबिक पोलैंड, बुल्गारिया जैसे देशों को गैस की सप्लाई रोकने पर रूस इनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहा है। Цього тижня керівництво Росії почало нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішення обірвати постачання газу в Польщу і Болгарію – черговий аргумент на користь того, що ніхто в Європі не може сподіватись на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією. Росія розглядає як зброю не тільки газ, але й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торгівельним напрямком можна скористатись. Або скористатись, щоб шантажувати європейців політично. Або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає об'єднану Європу як мішень. Тому чим швидше усі в Європі визнають, що не можна залежати в торгівлі від Росії, тим скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам. Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу, щоб почався хаос на усіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а усім європейцям, мешканцям усіх країн, по яких можуть вдарити російські деструктивні амбіції.